हेलो स्टूडेंट्स। 14 सितंबर को हमने पिन डायग्राम का वीडियो लोड किया था और उसको जब मैंने बाद में देखा तो उसमें पाया कि सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट के पोर्शन में ऑडियो मिस हो गया था और थोड़ा सा एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स के बारे में मैं फिर से फोकस करना चाहता था। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए फिर से हम ये कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। 8085 की डेफिनेशन उस दिन आपने देखी थी और उसमें सारी चीज़ें थी कि इसको एनमॉस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। या स्केल ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। 40 पिन आईसी है जो डीआईपी हाउसिंग में अरेंज की गई है। 5 वोल्ट की पावर डीसी पावर सप्लाई चाहिए होगी और इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 3.07 मेगाहर्ट्ज होती है। एड्रेस बस 16 बिट की और डेटा बस 8 बिट की होती है और टोटल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 72 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और साथ में ये भी आपको बताया था कि इस पिन डायग्राम में दो लिमिटेशंस हैं। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड हैं या टाइम शेयरिंग मोड में यूज़ हैं और जो आपके रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन है सिलेक्टेड मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, उस कार्य को करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने पड़ते हैं। तो इन दो लिमिटेशंस को हम आज पढ़ेंगे और उनको कैसे दूर किया जाता है वो भी पढ़ेंगे। तो पिन डायग्राम आपने देखा ही था और मैंने उस समय भी आपको बताया था कि जो राइट हैंड साइड पिन डायग्राम है वो सबसे रेलिवेंट है। उसको अगर हम ध्यान से याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और इसको बनाना बहुत आसान है। जिस ऑर्डर में क्लासिफिकेशन है हायर 8 बिट एड्रेस, मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस, उसके बाद कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, फिर एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, उससे पहले पावर सप्लाई एंड ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी और फाइनली सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। अगर इस ऑर्डर में अगर आप याद रखेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और इसको उसी तरीके से समझाना आसान रहेगा। अब जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स पर मैं फिर से फोकस करना चाहूँगा। तो इस एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल में जो पहला है वो है रिसेट सिग्नल या रिसेट इन बार सिग्नल। ये पिन नंबर 36 पर है 8085 के और इसका पर्पज़ है कि माइक्रो प्रोसेसर को जब भी आपको लगता है, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में भी एक एक्सटर्नल रीसेट का सिग्नल हो तो पिन होती है जिसकी सहायता से आप उसको रीसेट कर सकते हैं। उसी तरीके से 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी एक रीसेट इन बार सिग्नल है जिस पर जब आप एक्टिव लो सिग्नल देते हैं तो वो माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करता है और साथ में 3 एक्शंस करता है। एक, जो प्रोग्राम काउंटर होता है जिसके माध्यम से आप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, वो 000H लोड हो जाता है उसमें। इसका मतलब वो मेमोरी के 0th पेज पर आ जाता है जहां से आपने रैम मेमोरी यूज की है। उसके बाद जो ऑल द बसेस गोज इनटू ट्राई स्टेट। अब ऑल द बसेस का मतलब हो गया एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। और ट्राई स्टेटेड का मतलब क्या होता है, हाई इम्पीडेंस स्टेट। नॉर्मली बाइनरी नंबर सिस्टम में दो स्टेट होती हैं, लॉजिक 1 और लॉजिक 0। हाई इम्पीडेंस स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी नहीं करता है, मतलब उस समय आप उसके आउटपुट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद एक रीसेट आउट सिग्नल जो पिन नंबर 3 पर जनरेट हो रहा है। ये सभी पेरिफेरल्स को जनरेट होता है ताकि उनको भी हम साथ में रीसेट कर सकें। उसके बाद आ गया आपका इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 8085 में 5 इंटरप्ट्स हैं। ट्रैप, जिसको हम RST 4.5 भी कहते हैं, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR। और जब भी कोई इंटरप्ट एक्टिवेट किया जाएगा इन पांचों में तो माइक्रो प्रोसेसर उसका एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जिसको हम कहते हैं INTA बार, जो पिन नंबर 11 पे उपलब्ध है। ये जितने भी इंटरप्ट हैं ये पिन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पर उपलब्ध हैं। और ये बेसिकली देखिए, ये एक्सटर्नल पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर को आ रहे हैं और एक्नॉलेजमेंट एक्सटर्नल पेरिफेरल के लिए जा रहा है। तो अगर आप इस टेबल को बहुत ध्यान से देखें तो इसमें इंटरप्ट्स को उनकी प्रायोरिटी के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ट्रैप या RST 4.5 इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। अब यहाँ पे एक ट्रिगरिंग लेवल भी देखिए। जैसे हम कहते हैं कि जो ट्रैप है वो किसी भी, मतलब क्लॉक पल्स की कोई भी एज होगी, पॉजिटिव एज होगी अथवा नेगेटिव एज होगी या कोई भी लेवल होगा, पॉजिटिव लेवल नेगेटिव लेवल होगा, ट्रैप जब भी एक्टिवेट होगा माइक्रो प्रोसेसर उस पर तुरंत काम करेगा। और इसीलिए इसको नॉन मास्केबल इंटरप्ट कहते हैं। यही अकेला ऐसा मास्क इंटरप्ट है जिसको माइक्रो प्रोसेसर जब भी रिसीव करेगा उस पर तुरंत काम करेगा अपने सारे काम को सस्पेंड करके। अदरवाइज जितने भी रेस्ट आपके इंटरप्ट्स हैं, चाहे RST 7.5 हो,
RST 6.5 हो, RST 5.5 हो, INTR हो, वो सब के सब मास्केबल इंटरप्ट है। मतलब माइक्रोप्रोसेसर में जब भी ये इंटरप्ट एक्टिवेट किए जाएंगे या इनकी रिक्वेस्ट माइक्रोप्रोसेसर की पिन पर आएगी तो माइक्रोप्रोसेसर इनको अटेंड तो करेगा लेकिन पहले अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा। उसी तरीके से एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रैप से लेके RST 5.5 तक ये सब के सब आपके वेक्टर्ड इंटरप्ट है। मतलब इनको जब भी एक्टिवेट किया जाएगा तो ये मेमोरी के 0th पेज पर कुछ प्री डिफाइंड डेटा लिखा रखा होगा या सर्विस रूटीन लिखा होगा, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और INTR जो है वो नॉन मास्केबल नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। अब इनकी जो कॉल लोकेशन है, जैसे एक बात और यहाँ पे स्ट्रेस करने की है कि जैसे जब हम कहते हैं कि ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है तो इसका मतलब ये क्लॉक पल्स के किसी भी पोर्शन में जब आएगा तब माइक्रोप्रोसेसर इसको एक्टिवेट कर देगा। तो इसीलिए इसको एज या लेवल ट्रिगर रखा गया है। RST 7.5 एज ट्रिगर्ड है और बाकी जो आपके तीन इंटरप्ट हैं 6.5, 5.5 INTR ये लेवल ट्रिगर्ड है। अब कॉल लोकेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम RST 4.5 से 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हमारा 36 डेसिमल नंबर आता है। इसको जब हम हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और 0th पेज पे प्लेस करते हैं तो इसकी कॉल लोकेशन हो जाती है 0024H। उसके बाद RST 7.5 की 003CH है, RST 6.5 की 0034H है और RST 5.5 की 002CH है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 242C में 8 मेमोरी लोकेशन का, 2C 34 में 8 मेमोरी लोकेशन का और 343C में 8 मेमोरी लोकेशंस का गैप है। इसका मतलब मेमोरी के 0th पेज पे 8 इंस्ट्रक्शंस ऐसे होंगे जो इन पेजेस पे लिखे होंगे। और माइक्रोसॉफ्ट में जब भी सक्सेसिव इंटरप्ट को आप एक्टिवेट करते हैं तो सिंपली वो क्या करता है, उस मेमोरी लोकेशन पे डेटा एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर करता है और वहाँ जो प्री डिफाइंड डेटा लिखा हुआ है या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। तो माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 8085 को एक कैपेसिटी देते हैं जिसमें वो अपना काम, कोई भी पेरिफेरल अपना काम माइक्रोप्रोसेसर के माध्यम से करा सकती है। एक बात और यहाँ पे बताने की है कि ये जितने भी इंटरप्ट हैं इसमें RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 हार्डवेयर तो एक्टिवेटेड है ही हैं, इनको सॉफ्टवेयर मोड में भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके लिए दो इंटरप्ट हैं जिस सिम सेट इंटरप्ट मास्क, इसकी सहायता से हम इंटरप्ट्स को एक्टिवेट करते हैं। और एक बार इनको एक्टिवेट कर देते हैं तो अगर इनका हम स्टेटस रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए रिम है, रीड इंटरप्ट मास्क। तो ये दो इंटरप्ट की सहायता से हम इंटरप्ट को सेट करते हैं और उनके स्टेटस को भी रीड करते हैं। उसके बाद आपका आता है रेडी पिन। रेडी पिन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझिए कि जब आप क्लास में कोई डिक्टेशन ले रहे होते हैं टीचर से तो टीचर कभी कभी बहुत तेजी से बोलने लगता है और जब आपकी लिखने की स्पीड और टीचर के बोलने की स्पीड आपस में मैच नहीं करती है तो आप टीचर को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कि सर रिपीट करिए या सर रुक जाइए। तो ये एक तरीके का आप पेरिफेरल हो गए और आपका टीचर आपका माइक्रोप्रोसेसर हो गया। तो डेटा डिलीवरी में स्वाभाविक सी बात है कि माइक्रोप्रोसेसर को सिर्फ डेटा को डिलीवर करना है जबकि पेरिफेरल को डेटा को एक्सेप्ट करना है। तो देयर विल बी अ स्पीड मिसमैच और रेडी पिन की सहायता से जो स्लोअर पेरिफेरल्स हैं वो अपने को डेटा ट्रांसफर को सिंक्रोनाइज करती हैं। जब भी माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन तेज होती है तो वो क्या करती हैं, रेडी पिन पर एक्टिव लो सिग्नल भेज देती हैं जिसके बाद माइक्रोप्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाता है और तब तक डेटा ट्रांसफर नहीं करता है जब तक कि रेडी पिन पर फिर से पेरिफेरल द्वारा एक्टिव हाई सिग्नल दिया जाए। तो ये बेसिकली स्लोअर पेरिफेरल्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए पिन यूज की जाती है और डेटा ट्रांसफर में यूज होती है। उसके बाद आपका होल्ड सिग्नल है, एक बहुत अच्छी स्कीम है 8085 में जिसमें दो पेरिफेरल्स के बीच में अगर आपको बल्क अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है तो उस परिस्थिति में आप इस होल्ड पिन को यूज करते हैं। स्वाभाविक सी बात है जब डेटा ट्रांसफर हमें करना होगा तो हमें एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस तीनों का कमांड चाहिए होगा। तो उसके लिए एक DMA स्कीम है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्कीम, और जो कंट्रोलर इसको काम करता है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है उसको हम DMA कंट्रोलर कहते हैं। तो सामान्य परिस्थिति में अगर बहुत छोटे अमाउंट का डेटा ट्रांसफर करना है तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, इनपुट से डेटा लेगा और आउटपुट को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर बल्क अमाउंट में डेटा ट्रांसफर करना है तो उस परिस्थिति में DMA कंट्रोलर क्या करेगा, होल्ड रिक्वेस्ट भेजेगा 8085 माइक्रोप्रोसेसर को टू गेट द कमांड ऑफ ऑल द थ्री बसेस। और उस रिक्वेस्ट को प्राप्त करते ही 8085 माइक्रोप्रोसेसर DMA कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा होल्ड एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है
और बहुत जल्दी ही हम आपको एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस की कमांड दे देंगे। उसके बाद वो इन तीनों बसेस का कमांड जो है वो डीएमए कंट्रोलर को दे देता है और माइक्रोप्रोसेसर उस पीरियड में इनपुट से डेटा लेकर सीधे आउटपुट को ट्रांसफर करता है और इस बीच में माइक्रोप्रोसेसर जो है वो इंटरनल डेटा ऑपरेशन करने के लिए फ्री होता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और इसी के लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस जो है डीएमए कंट्रोलर भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा आ गया। अब बहुत स्वाभाविक सी बात है, जब हम डेटा को सीरियल फॉर्म में लेते हैं तो हमें एक ही चैनल चाहिए होता है और उसी एक चैनल से हम जितने बिट का भी डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पैरेलल फॉर्म में डेटा चाहिए तो हमारे पास जितने बिट का डेटा होगा उतने नंबर ऑफ इनपुट्स पिन होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा यहाँ पर दो जो आपका टाइमिंग डायग्राम है उसमें साफ लिखा है, सीरियल इनपुट डेटा में लिखा हुआ है जहाँ पे आपका 4 बिट का डेटा है और पैरेलल फॉर्म में जब आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो QA, QB, QC, QD ये 4 पैरेलल इनपुट हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही क्लॉक पल्स में जब आप पैरेलल फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करते हैं तो एक ही क्लॉक पल्स में सारा डेटा एंटर हो जाता है माइक्रोप्रोसेसर में, जबकि सीरियल फॉर्म में आपको 4 क्लॉक पल्स चाहिए होंगी डेटा को एंटर करने के लिए, जैसा कि फिगर में हमने दिखा रखा है। लेकिन ये एक परिस्थिति ऐसी है कि कभी कभी हमें सीरियल फॉर्म ऑफ डेटा ही चाहिए होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए 8085 माइक्रोप्रोसेसर में दो पिन्स हैं। पिन नंबर 5 है जिसपे सीरियल इनपुट डेटा जो एक्सटर्नल डिवाइस से माइक्रोप्रोसेसर को आ सकता है और एसओडी पिन है वो पिन नंबर 4 पर है जिसकी मदद से माइक्रोप्रोसेसर सीरियल आउटपुट डेटा पेरिफेरल डिवाइस को भेजता है। सीरियल फॉर्म में कॉस्ट इफेक्टिवनेस है लेकिन स्पीड ऑफ ऑपरेशन कम है, पैरेलल फॉर्म में कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी लेकिन स्पीड ऑफ ऑपरेशन बहुत ही अधिक होगा। अब आ जाती है कि जो पहली लिमिटेशन थी कि लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस आपस में मल्टीप्लेक्स्ड है, तो यहां पर हमने जो प्रयोग किया है वो एक ऑक्टल लैच प्रयोग किया है जिसका नंबर है 74LS373। ये एक ऑक्टल लैच है जो 8 बिट डेटा को लोड करता है और उसमें आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टेटस और कंट्रोल सिग्नल पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था कि एड्रेस लैच इनेबल एक ऐसा सिग्नल है जो माइक्रोप्रोसेसर जब भी कोई ऑपरेशन प्रारंभ करता है तो पहली टी स्टेट में एक्टिव हाई होता है, ये इंडिकेट करने के लिए कि AD7 से AD0 पर जो डेटा है वो एड्रेस से संबंधित है और उसके बाद पहली टी स्टेट के बाद यही बस जो है वो डेटा बस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर हमने क्या किया, ALE की सहायता से जो ऑक्टल लैच है उसको इनेबल किया है ताकि पहली टी स्टेट में जो डेटा आएगा वो सीधे ऑक्टल लैच उसको लैच कर देगा, होल्ड कर लेगा। लैच बेसिकली डी टाइप फ्लिप फ्लॉप होता है जो डेटा को होल्ड करता है और एक बार डेटा जब लैच कर लिया तो आपकी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और हायर ऑर्डर एड्रेस बस अलग अलग अवेलेबल हो गई और इस तरीके से आपके पास 16 बिट का डेटा अवेलेबल हो गया। उसके बाद इन्हीं AD7 टू AD0 को हमने पैरेलली निकाल के अलग कर दिया और बाद में ये डेटा बस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस स्कीम को अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं तो आगे टाइमिंग डायग्राम दिया गया है। इस टाइमिंग डायग्राम में हमने स्टेटस सिग्नल का भी स्टेटस दिया है कि हम कैसे बेसिकली काम करते हैं। अगर ध्यान से आप देखें तो पहली तो क्लॉक पल्स है। क्लॉक पल्स में आपने देखा होगा ये नेगेटिव एज है, नेगेटिव एज पे हम ऑपरेशन प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि A15 टू A8 पे जो आपका हायर ऑर्डर एड्रेस है वो आपके 3 टी स्टेट्स के लिए उपलब्ध है, T1, T2, T3, इनकी भी डेफिनेशन अभी आपको बताएंगे। उसके बाद आप देखिए AD7 टू AD0 का टाइमिंग डायग्राम बना हुआ है जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो AD7 टू AD0 है उस पे जो हायर ऑर्डर एड्रेस है वो आपका सिर्फ पहली टी स्टेट्स के लिए उपलब्ध है। उसके बाद यही AD7 टू AD0 डेटा बस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आप ALE सिग्नल देख रहे हैं, ALE सिग्नल को आप स्पष्ट देख रहे हैं कि खाली वो T1 स्टेट में हाई हुआ है और ये टाइमिंग डायग्राम जो हमने बनाया है ये ऑपकोड फेच के लिए बनाया है। मतलब ऑपरेशन कोड फेच मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेमोरी से उसको फेच करने में जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमने यहाँ पे यूज किया। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें जो हमने साइड में आपको स्टेटस सिग्नल और ऑपरेशन परफॉर्म की स्थिति दिखाई है उसमें जो आपके स्टेटस सिग्नल S1 और S0 हैं वो ऑपकोड फेच के लिए दोनों 1-1 है और जैसा कि स्टेटस सिग्नल में यहाँ पे मेमोरी वाले IO बाई एम बार में उन्होंने लिखा भी है। और चूंकि आप मेमोरी से रीड कर रहे हैं तो उसके बाद ये रीड बार होगा। कहाँ रीड होगा, जब आपका T2 टू T3 स्टेट आएगी
T1 में ये डाउन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस समय AD7 टू AD0 पर जो डेटा अवेलेबल है वो एड्रेस से संबंधित है। इसके बाद हम टाइमिंग डायग्राम आपको और अच्छा बताएंगे, और उसके बाद उस टाइमिंग डायग्राम में हम सारे फीचर्स कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको हम वो सारी चीज़ें बता दें। और उसमें टाइमिंग डायग्राम में हम इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। उसमें सारी चीज़ें बनी रहेंगी। उसको जब आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान होगा इस टाइमिंग डायग्राम को समझना। और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। इंजीनियरिंग में तो बहुत कॉमन चीज़ है, डिप्लोमा में थोड़ा कभी कभी कम पूछा जाता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एक्चुअल ऑपरेशन समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ALE का एक्टिव हाई होना पहली टी स्टेट में इस बात को इंडिकेट करता है कि ऑक्टल लैच उस समय जो डेटा होल्ड कर रहा है वो एड्रेस से संबंधित है। उसके बाद अभी आपके सामने टी स्टेट की बात आई, फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गई, मशीन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम कहते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना समय लगता है उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। और 8085 माइक्रोप्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन साइकिल 1 से लेकर 6 मशीन साइकिल से बनी हो सकती है। जब हम मशीन साइकिल को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि डेटा को एक्सेस करने में मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को एक्सेस करने में जितना समय लगता है उसको हम एक मशीन साइकिल कहते हैं। और ये मशीन साइकिल 3 से लेके 5 टी स्टेट्स की हो सकती है। ऐसे ही टी स्टेट क्या होता है? वन सब डिवीजन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वन क्लॉक पीरियड, एक क्लॉक पीरियड का वन सब डिवीजन। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल, टी स्टेट, मतलब टी स्टेट से मशीन साइकिल बनी है और मशीन साइकिल से आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल बनी है। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना समय लगेगा, और आपका मशीन साइकिल का मतलब हो गया कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से एक्सेस करने में जितना टाइम लगेगा। और एक टी स्टेट का मतलब हो गया वन सब डिवीजन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वन क्लॉक पीरियड। उसके बाद आपको तीनों कंट्रोल सिग्नल्स भी, चारों कंट्रोल सिग्नल भी जनरेट करने हैं। मेमोरी रीड बार, मेमोरी राइट बार, इनपुट आउटपुट रीड बार, इनपुट आउटपुट राइट बार। इनको हमने पिक्चर में यूजिंग नैंड गेट, लो इनपुट या नेगेटिव इनपुट नैंड गेट की सहायता से हमने इनको इम्प्लीमेंट किया है। ये बहुत आसान है। इससे अच्छी चीज़ एक और है कि जो आपको 3 to 8 डिकोडर से आपको जनरेट करना है ऑल द 4 कंट्रोल सिग्नल। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ चुका है। और इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बना के चलना है कि जब आपको मेमोरी रीड करनी है या इनपुट आउटपुट रीड करनी है तो आपको क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, IO बाई एम बार सिग्नल, रीड बार, राइट बार सिग्नल। उसी कॉम्बिनेशन को हमने दिखाया है। तो अगर आप जो राइट हैंड साइड पे टेबल है, अगर उस पर आप ध्यान से देखें तो मेमोरी रीड करने के लिए आपको IO बाई एम बार सिग्नल लो होना चाहिए, रीड बार लो होना चाहिए और राइट बार हाई होना चाहिए। इसका मतलब 001, इसका मतलब 001 हुआ, मतलब 3 to 8 डिकोडर के 001 आउटपुट पर आपको मेमोरी रीड बार मिलेगा, 2 पर मेमोरी राइट बार मिलेगा, 5th पे इनपुट आउटपुट रीड बार मिलेगा और 6 पे इनपुट आउटपुट राइट बार मिलेगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये साइड वाली टेबल बनाएंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इतना हो गया। अब इसका मतलब जो भी 2 डेफिशिएंसीज थी उनको हमने आज तक कवर कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो टॉपिक आपका आएगा जिसमें हम टाइमिंग डायग्राम वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। उस तब तक के लिए थैंक यू।